नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से आपके सामने हैं एक और नए पाठ के साथ, एक और नई व्याख्या के साथ। उनके प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर हल करवाने के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ इस जो आपकी यात्रा है उसमें भागीदार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप चूँकि हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, प्लीज़ उसे करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ एक बार, हमारा जो चैनल है गीता ई चैनल, इस पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी कक्षा 12 की। एक में आपको कवि परिचय मिलेगा, एक में आपको सर्व पाठों की व्याख्या मिलेगी कक्षा 12 के नाम से ही, और तीसरे में आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो इन तीनों प्लेलिस्ट को आप बारी बारी से अपने पाठ के अकॉर्डिंग देखते जाएं और अपनी तैयारी करते जाएं। ठीक है, हम 4 पाठों की यहाँ बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आरोप भाग 2 के 5वें पाठ की। 5वें पाठ में जो हमारे कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया पाठ हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी कविता है इनकी, कवि भी अच्छे ही हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, जो उस वक्त यूपी में था। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी से टूटने के बाद यूके एक नया राज्य बना, तो अब जो देहरादून है वो यूके में चला गया है। तो बेसिकली ये अब यूके में है। लेकिन अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि इनका जन्म देहरादून में, देहरादून कहाँ पर है, यूपी में, तो आज की तारीख में आप यूके करें, बाकी उस वक्त में वो यूपी में था। तो सन 1911 13 जनवरी को इनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रकाशित रचनाओं की। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रकाशित रचनाओं में इनके जो कविताएं हैं, जो संग्रह है या जो रचनाएं, उनके नाम भी बहुत अच्छे हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, मतलब मेरा भी बस नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने एक उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। उर्दू के शब्दों को जिनका हिंदी भाषा में किस तरीके से हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे एक शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया है। इनको जो सम्मान मिले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, ये 2 मुख्य सम्मानों की यहाँ पर बात की है। इसके अलावा कई सारे अन्य पुरस्कार, छोटे छोटे अन्य सम्मान भी इनको मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके निधन की। तो इनका निधन 1993 में 82 वर्ष की आयु में, ठीक है, 82 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में हो जाता है। ठीक है, ये इनका संक्षिप्त सा जीवन परिचय है, बहुत इजी सा। अब हम इनकी बात करेंगे, ये हमने व्यक्तित्व पढ़ा, अब इनके हम कवित्व की बात करेंगे कि आखिर एक कवि के रूप में ये कैसे थे, किस तरह से इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। चलते हैं, पहले इस चीज़ को मिटा देते हैं, फिर इस पेज को हम ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे ताकि आपको नीचे की जो लाइनें हैं वो आराम से नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जन्म कब है, 13 जनवरी 1911, कहाँ पर, देहरादून में। ओके, और निधन कब है, 1993, अहमदाबाद में। का सम्मान की बात करें, साहित्य अकादमी कबीर सम्मान, 2 मेन पुरस्कार, इसके अलावा 2 मेन सम्मान, 2 बड़े सम्मान, उसके बाद में इनके अलग अलग सम्मान और भी हैं, जो यहाँ पर आपकी किताब में उल्लेखित नहीं है। पर अगर आप सर्च करना चाहें, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहें, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी एक लाइन दी है, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ठीक है, लाइन का जो भाव है वो हमारी कविता से जुड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकी जो शैली है रचना की वो किस तरीके की है। तो ये बोलते हैं कि तुमने धरती का पद्य, यानी तुमने की धरती की कविता पढ़ी है, उसकी सहजता प्राण है, उसकी जो सरलता है वो प्राण है। क्यों? क्योंकि धरती हम सबकी जीवनदायिनी है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के मिलने का स्थान, या 2 नदियां जहां जिस मैदान में आकर के मिलती हैं, जिस मैदान को उपजाऊ बनाती है, उसे दोआब कहा जाता है। इसी तरीके से पंजाब जो है वो 5 नदियों का मैदान है, वहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं। पंज आब, आब का मतलब होता है भूमि, पंज जहाँ पर 5 नदियों की भूमि है, तो ये 2 आब है। यानी कि इनको उर्दू की भी उतनी ही नॉलेज है, ज्ञान है, जितना कि हिंदी का। तो इनकी जो कविताएं हैं वो एक संधि स्थल पर खड़ी हैं, यानी कि उर्दू पूरी तरह से वो उर्दू भी नहीं है और पूरी तरह से वो हिंदी
भी नहीं है। यह संधि जो इनकी कविताओं में जो उर्दू और हिंदी का जो मिक्सचर या जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है वो एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत का है, यानी कि दो संस्कृतियों का मेल है, और दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता, यानी अगर एक भाषा को अगर हम मूर्त मान लें और एक भाषा को अमूर्त मान लें तो उन दोनों के बीच में वो गठबंधन का काम करता है। साथ ही इंद्रिय, यानी इंद्रिय के द्वारा हम जब इंद्रियों के द्वारा या सेंसेस के द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और सेंसेस के अलावा जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो अतीत मतलब परमातीत होता है, यानी कि जो ईश्वर से जुड़ा है, अलौकिक है, उस ज्ञान की भी ये अनुभूति कराते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी, यानी विचारों के स्तर पर प्रगतिशील यानी इन्होंने पुराने विचारों को अपनाकर ही अपनी रचनाएं नहीं की, इन्होंने अपने विचारों को प्रगति दी, यानी आने जो अब चल रहा है उससे भी आगे बढ़ करके इन्होंने अपनी सोच को रखा है। और शिल्प होता है कविता को बनाने का जो सौंदर्य है, कविता की जो बनावट है उसको बोला जाता है शिल्प। कविता को बनाने में किस तरह के शब्दों का प्रयोग है, क्या उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, किस तरीके से उसके नियम बने हैं, किस तरीके से उसमें छंद का प्रयोग है, ये सब उसकी बनावट को दर्शाता है। किस तरह की भाषा है, किस तरह की शैली है, ठीक है, ये भाषा शैली सब बनावट में आता है, ये सब चीजें, ये सब उसका शिल्प होता है। तो शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी, यानी कि इन्होंने अपने शिल्प में अलग अलग भाषा का, अलग अलग तरह के शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, ठीक है। इनकी पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। अब बिंबधर्मी कवि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिंबधर्मी कवि वो होता है जो अपनी रचना के द्वारा एक ऐसा दृश्य पाठक या श्रोता के सामने प्रस्तुत कर देता है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है, हम इतने आत्मसात हो जाते हैं उस कविता को पढ़कर कि हमें लगता है कि वो दृश्य जो है, वो चित्र जो है हमारी आंखों के सामने ही घट रहा हो, ठीक है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है, यानी कि जिस तरह से कशीदाकारी यानी कढ़ाई, ठीक है, होती है ना, कपड़ों पे अपन करते हैं तो उससे उसकी क्या होती है, सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह से जो इनके शब्द हैं वो शब्द रंग, रेखा, स्वर आदि के द्वारा क्या होते हैं, उस रचना की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल कम करता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, यानी कि वो भाषा के बंधन से भी परे जा करके हमें उस कविता के द्वारा रस की अनुभूति हो जाती है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है, यानी कि उन्होंने शब्दों में अपनी कविता को बांध तो दिया, अपनी रचना को उन्होंने शब्दों में वर्णित कर तो दिया, लेकिन उसका जो आस्वाद है, उसका जो रस है, वो चाहते हैं कि उसका रस पाठक को, श्रोता को उनसे भी परे यानी इंद्रियों से भी परे जा करके प्राप्त हो जाए, उस माध्यम में वो बंध के ना रह जाए। इसके लिए यहाँ पर इनकी एक लाइन दी है, ओ माध्यम क्षमा करना, मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, ठीक है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग अलग है। कथा और शिल्प यानी भाव आप कह सकते हो, और शिल्प जो मैंने आपको बताया बनावट, ठीक है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से ज्यादा इनकी रचनाओं में सर्वनाम, क्रियाओं, अव्यय और मुहावरों को ज्यादा जोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि उर्दू से भी उतने ही प्रेरित थे। इन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, क्योंकि उर्दू की अच्छी नॉलेज थी, तो जिस तरीके से सामान्य लोग संज्ञा और विशेषणों से ओतप्रोत होती है जिनकी रचना, इनकी रचनाएं जो है वो सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और मुहावरों से ज्यादा बंधी हुई हैं, ज्यादा पटी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू का भी उन्हें उतना ही अच्छा ज्ञान था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सचेत इंद्रियां, यानी जो इंद्रियां हमें ज्ञान कराती हैं का ये है कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है, यानी किसी भी भाव के द्वारा जब ये कोई कविता की रचना करता है तो वह ठोस हो जाता है, मतलब जिस भाव को ये हमें प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो हमारे अंदर मिलता तो है, लेकिन उसमें भी अनुगूंजों से भी भरा होता है, यानी उसको हम कई समय बाद तक भी हमें क्या है, उस भाव की अनुभूति होती रहती है। अनुगूंज यानी बाद में भी हमें जिस आवाज की कहते हैं ना,
अनुगूंज का मतलब होता है एक प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि तो यहाँ पर होगी नहीं, लेकिन कविता का जो रस हमने लिया, जो पढ़ के हमें जो भाव पता चला, वो भाव हमारे जहन में कई समय बाद तक भी मिलता है, हमें वो दिखाई देता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि सुनने और देखने, मतलब उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उन कविताओं को पढ़ के आपको ऐसा लगता है जैसे उन दृश्यों को आप खुद सामने देख रहे हो, उस घटना के आप स्वयं साक्षी हैं। प्रयोगवादी, अब जो आधुनिक कविताओं का जो दौर शुरू हुआ, जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, उसमें प्रयोगवाद भी एक युग है। वो कब शुरू हुआ? 1943 से। इसकी जो कविताएं वो शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेके आई। फिर मैं आपको याद दिला, शिल्प का मतलब है कविता की बनावट, कविता को कैसे गढ़ा गया है, कैसे रचा गया है। जैसे एक मूर्तिकार, जैसे कोई पेंटर, कोई चित्रकार अपनी चित्रकारी बनाता है या मूर्ति बनाता है, तो उसमें किन रंगों का प्रयोग करता है, उसने सतह पर कौन से रंग दिए हैं, उकेरने के लिए उसने किस तरह के रंगों का प्रयोग किया है, वो ऑयल पेंटिंग है, कैनवास पेंटिंग है, या जिस तरह की वो बना रहा है, या मूर्तिकार जिस मिट्टी से वो बना रहा है, किस तरह का उसने खांचा यूज किया है, वो सब जो निर्माण की प्रक्रिया है वो शिल्प संबंधी कहलाती है। तो एक कविता के बनने की जो प्रक्रिया है वो भी उसकी शिल्प संबंधी प्रयोग कहलाती है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। इन्होंने पुरानी चीजों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसमें नवीनता का प्रयोग किया। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी इन्होंने नए अर्थ की चमक भर दी है। अगर पुराने उपमान यूज भी किए हैं, प्रयोग भी किया है, तो उसमें भी नया अर्थ उनको यहाँ पर प्रकट होता है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, जैसे कि हर कवि की प्रेरणा होती है, वो अपने आसपास के वातावरण से ही कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसी पर अपनी रचनाओं को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी जो आस पड़ोस है वही इनकी कविताओं का आधार है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। इन्होंने जो कविता लिखी है वो लिखी है प्रकृति के परिवर्तन के ऊपर, लेकिन उस प्रकृति का जो परिवर्तन है वो ऐसा सजीव इन्होंने कर दिया है अपने शब्दों के माध्यम से, ऐसा लगता है कि मानो वो मानव जीवन का एक चित्र है, यानी मानव जीवन में होने वाली घटनाएं यहाँ आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। प्रस्तुत जो इनकी कविता है उसका नाम है उषा। ठीक है, इनकी जो कविता यहाँ पर है वो है उषा। सूर्योदय से ठीक पहले के पल परिवर्तित प्रकृति का यहाँ पर शब्द चित्र है, यानी सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेके 3, 3:30, 4 बजे से लेके और सूर्योदय तक का जो समय होता है, उसमें आकाश में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि है जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनको शब्दों में पिरोया है कि आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में आनंद आएगा। यह कविता भी इसका उदाहरण है। कवि भोर के आसपास आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, यानी कि इसने जो आसमान है, जो आसमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं भोर के समय, सूर्योदय से पहले के समय, वो सिर्फ उन परिवर्तनों को देखता नहीं है, बल्कि वो आपको उन परिवर्तनों को महसूस करने का, उन परिवर्तनों को साक्षात ऐसा लगता है जैसे वो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला शस्त्र, यानी जो आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है वो धरती पर जो जीवन मनुष्य जीते हैं या धरती पर जो मानव जीवन चल रहा है उसके साथ वो क्या कर देते हैं, वो उनके साथ उन दोनों को उसके साथ वो उनको मिला देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ परिवर्तन देख नहीं रहा, बल्कि यहाँ संसार में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ वो परिवर्तन एज इट इज या ऐसे की ऐसे नज़र आता है। मानव जीवन में भी, यानी कि संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं और आसमान में जो क्रियाएं हो रही हैं वो एक जैसी नज़र आने लगती हैं। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव की सुबह से जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनकी कविता है इसमें जो भी इन्होंने प्रयोग किए हैं शब्दों के, वो उस परिवेश की तरफ हमें ले जाते हैं जो एक गांव से जुड़ा है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। ठीक है, वो आप कविता में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को याद रखना। ये चीज़ यहाँ पर जो है ये मेन है यहाँ पर। ठीक है, गांव के परिवेश का दृश्य है, वहाँ पर सिल है, क्योंकि आजकल मॉडर्न घरों में तो सिल नज़र आती नहीं है, हम तो मिक्सर ग्राइंडर में गुर्र पीस लिया। ठीक है, राख से लीपा हुआ चौका, आजकल तो चौके हैं ही नहीं, कोई राख से गोबर से अपने चौक लीपते ही नहीं है, सबके पक्के मकान है, तो वो कहाँ मिलता है? गाँव में। स्लेट की कालीमा, जब पहले
जिस टाइम की ये कविताएं हैं उस वक्त तक स्कूलों में, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताबें हैं, मैजिक स्लेट्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन उस वक्त क्या था, स्लेट चलती थी, बच्चे अपने स्कूल स्लेट लेकर जाया करते थे अपने घर से, चौक खड़िया स्लेट लेकर के स्कूल जाते थे, और टीचर जो शिक्षक थे वो उन्हें मुँह ज़बानी ज्ञान देते थे। वहाँ पर उस वक्त किताबें नहीं हुआ करती थी। तो ये सब वही है कि चौक से रंग मलते हुए बच्चे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं, या सिर्फ प्रयोग आपको उदाहरण नजर आएंगे। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, यानी आने वाले समय के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं कि अब जो समय आ रहा है इसमें उनको और अधिक मेहनत करनी है। हर काली माँ को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। अब चूंकि प्रकाश को कौन खत्म कर सकता है, अंधेरे को कौन खत्म कर सकता है, प्रकाश। तो यहाँ पर जब सूर्योदय होने वाला तो ऐसा लगता है अब क्या सारी निराशा धुलने वाली है, अब हम भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, सकारात्मक चिंतन से हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। ये इनका कवि परिचय जो पाठ के साथ में आपकी किताब में दिया हुआ है, इतना सही है। भाव याद रखिएगा, जन्म 1911 में, मृत्यु 1993 में, जन्म हुआ है देहरादून में, मृत्यु हुई है अहमदाबाद में। पुरस्कारों में 2 मुख्य पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं। इसके अलावा 2 कविताएं और थी, बोलती, देख ही लेते हैं, बोलती क्या है, बात बोलेगी, ठीक है, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तो से होड़ है मोरी। और एक इन्होंने शब्दकोश का भी संपादन किया है जो उर्दू हिंदी शब्दकोश है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इसके अलावा इनका कवित्व परिचय दिया है। ये प्रयोगधर्मी और प्रगतिवादी दोनों ही तरह की इनके प्रयोग इनकी कविताओं में मिलते हैं। बिंबधर्मी है, ठीक है, सरल सहज भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। साथ ही उर्दू और हिंदी दोनों के ही शब्द इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनका संक्षिप्त कवि परिचय है, पढ़िएगा, याद कीजिएगा और इससे जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गीता ई चैनल पर हम सब आपके साथ हैं, मैं आपकी मेंटोर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।